घर का नौकर निकला सास का पुराना प्रेमी। शारदा बहन, अब तो तुम्हारी बहू आ गई है। अब तो घर के कामों की कोई चिंता ही नहीं है। अब तो तुम्हारे घर का सारा काम तुम्हारी बहू ही संभाल लेगी। अभी तो गृह प्रवेश भी नहीं हुआ और ये लोग मुझे घर का नौकर बनाने की सोच रहे हैं। माना बहू होने के नाते घर के काम करना मेरी जिम्मेदारी है, पर ये लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बस काम ही करवाना है। सेजल बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। सेजल दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। भाभी, आप किसी का काम कीजिए या ना कीजिए, मेरा काम जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका देवर हूँ। भाभी, आप मेरा काम कीजिएगा, मैं आपकी ननंद हूँ। शॉपिंग हो या पार्टी के लिए तैयार होना हो, मैं ही मदद करूँगी। यहाँ तो देवर और ननंद भी मुझसे अपने काम करवाने की सोच रहे हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। तुम दोनों नंद देवर बाद में डिसाइड कर लेना कि भाभी किसका काम करेंगी। अभी तो हमें छोड़ो, नींद आ रही है। ठीक है, चलो मैं भाभी को कमरे तक छोड़ देती हूँ। प्रीति सेजल को कमरे में पहुंचा देती है। रात बीतती है। अगले दिन सेजल अच्छे से तैयार होकर हॉल में आती है। आज तो बहू के हाथ का खाना चखने को मिलेगा। भाभी, आज तो आपकी पहली रसोई है। ऐसा मजेदार खाना बनाना कि बस मैं प्लेट चाटता रह जाऊं। अरे वो तो तू ऐसे भी चाटेगा, कुत्तों की तरह प्लेट चाटना तो तेरी पुरानी आदत है। देख लो भाभी, कैसे कह रही है आपकी ननद। अरे बाबा, तुम लोग लड़ते क्यों हो? तुम दोनों अपनी पसंद बताओ, मैं तुम दोनों की पसंद का खाना बनाऊंगी। और आप लोग भी बताइए क्या खाएंगे। बहू, मेरे लिए पुलाव बना लेना। बहू, मेरे लिए पूड़ी और सब्जी बना लेना। भाभी, मेरे लिए पिज्जा बनाना। और भाभी, मेरे लिए चाउमीन बनाना। जब इतना कुछ बन रहा है तो मैं इसी में से कुछ खा लूंगा। सबकी फरमाइशें सुनकर सेजल किचन में आती है और गैस चूल्हे पर सब्जी चढ़ाकर आटा गूंथकर पूड़ियां तलने लगती है। मैंने तो मजाक में ही पूछ लिया था कि क्या खाना है, पर सभी ने अपनी फरमाइशें ऐसे बता दी जैसे होटल में बैठे हों। मेरी पहली रसोई है, ऊपर से इतनी गर्मी है। जिसने भी पहली रसोई की रस्म बनाई है उसे गर्मियों के लिए कुछ दूसरी रस्म बनानी चाहिए थी। सेजल पसीना पोंछते हुए पहली रसोई तैयार करती है और सभी को परोसती है। साथ में बुआ सास मयूरी और मामी सास कनिका भी बैठी होती हैं। वाह बहू, बहुत अच्छा बनाया है। शारदा भाभी, आपकी बहू ने बहुत टेस्टी खाना बनाया है। हाँ, आपकी बहू तो आपसे भी अच्छा खाना बनाती है। वाकई खाना बहुत टेस्टी बना है। अच्छा हुआ आप लोगों को बहू के हाथ का खाना पसंद आया। अब मेरा पीछा छूटेगा। आज से आप लोगों के लिए तीनों टाइम का खाना, चाय नाश्ता बहू ही बनाएगी। हे भगवान, एक रसोई बनाने में ही पसीने से भर गई। 3 टाइम का खाना बनाने में मेरी क्या हालत होगी। गलती हो गई इतनी अच्छी रसोई बनाकर। यहाँ तो तारीफों के साथ साथ एक नई जिम्मेदारी और परेशानी मिल गई। ऐसी ही सेजल की पहली रसोई पूरी होती है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सेजल हॉल में आती है, जहाँ शारदा कमर पकड़कर झाड़ू लगा रही होती है। हाय, कमर दर्द की वजह से मैं झुककर झाड़ू भी नहीं मार पा रही हूँ। बेचारी मम्मी जी, इतनी उम्र हो गई है फिर भी कमर पकड़कर झाड़ू मार रही हैं। मैं झाड़ू मार देती हूँ। सेजल आगे बढ़ती है, तभी राघव शारदा के पास आता है। माँ, अब तुम्हें कमर पकड़कर झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है? अब तो तुम्हारा हाथ बैठाने के लिए तुम्हारी बहू है ना। हाँ मम्मी जी, मैं भी देख रही हूँ आप कमर पकड़कर झाड़ू मार रही हैं। अब कोई जरूरत नहीं है आपको झाड़ू मारने की। सेजल शारदा के हाथ से झाड़ू लेकर झाड़ू मारने लगती है। तभी शांति हाथ में कटोरी लेकर आती है। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ी सी चीनी चाहिए थी। अरे बहू, झाड़ू मार देगी, खाना बना लेगी, पर और कितने काम कर लेगी? मुझे भी तो कुछ काम करना पड़ेगा ना। अकेले वो कितना काम करेगी? अरे शारदा बहन, हट्टी कट्टी जवान बहू लेकर आई हो और कहती हो कि वो कितना काम करेगी। शारदा बहन, अब अपने घर की भाग दौड़ अपनी बहू के पल्लू में बांध दो। कब तक इस उम्र में परेशान होती रहोगी? हाँ माँ, तुम घर की सारी जिम्मेदारी सेजल को देकर अब आराम करो। क्यों सेजल, सही कहा ना मैंने? हाँ, क्यों नहीं। इस उम्र में मम्मी जी को काम थोड़ी करने दे सकती हूँ। ऐसे ही घर के सभी कामों की जिम्मेदारी अब सेजल पर आ जाती है। दिन बीतता है और अगले दिन सुबह सुबह सेजल उबासी लेते हुए हॉल में आती है। सबसे पहले तो मुझे हॉल और किचन की साफ सफाई करनी पड़ेगी, फिर सबके लिए नाश्ता भी बनाना है। इतना कहकर सेजल किचन में झाड़ू मारती है और फिर पूरे हॉल में झाड़ू मारती है। झाड़ू मारते मारते सेजल की आंखें बंद होने लगती हैं। सुबह जागना कितना मुश्किल है, पर काम इतना ज्यादा है कि अगर सुबह नहीं उठूंगी तो काम खत्म नहीं कर पाऊंगी। सेजल हॉल और किचन की साफ सफाई करके किचन में पोछा लगाकर आटा गूंथकर सबके लिए आलू के पराठे बनाने लगती है। इस गर्मी में काम करते हुए तो मेरी हालत खस्ता हो गई। एक तो घर में सभी एक तरह का नाश्ता नहीं करते, कोई आलू के पराठे ढूंढेगा तो कोई पिज्जा ढूंढेगा। बहू बनकर आई थी, धीरे धीरे नौकर बनती जा रही हूँ।
ऐसे ही सेजल सबके लिए नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। फिर किचन में आकर राघव, राहुल और प्रीति के लिए टिफिन पैक करती है और फिर घर के गेट के पास सबको टिफिन देती है। क्या भाभी, कितनी देर कर दी टिफिन बनाने में? भाभी, हमारा नहीं तो कम से कम भैया का तो टिफिन समय पर तैयार किया करिए, उन्हें ऑफिस जाना होता है। माफ कीजिए, कल से मैं और जल्दी उठकर आप सभी का नाश्ता और दोपहर का खाना बना दूंगी। राघव ऑफिस के लिए निकल जाता है। राहुल और प्रीति भी कॉलेज चले जाते हैं। ऐसे ही दोपहर होती है। सेजल घर के सारे गंदे कपड़े इकट्ठा करके बाथरूम में कपड़े धोने बैठ जाती है। घर में एक काम खत्म नहीं होता और दूसरा पहले से तैयार होता है। कपड़े धोते धोते दोपहर हो जाएगी, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का नाश्ता और रात का खाना। हे भगवान, इससे बढ़िया तो नौकरी कर लेती, कम से कम काम के पैसे तो मिलते। सेजल कपड़े धोकर छत पर कपड़े फैलाने आती है और सामने बालकनी में नींबू पानी पी रही नीलम को देखती है। ये तो शांति आंटी की बहू है। वो तो कह रही थी उनकी बहू घर का सारा काम करती है, पर ये तो यहाँ बैठकर नींबू पानी पी रही है। इसे इतना फ्री टाइम कैसे मिल गया? सेजल, कैसी हो? इतनी तेज धूप में छत पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, पर आप बताइए, घर के सारे काम हो गए क्या? हाँ, मुझे थोड़ी काम करने हैं। गर्मियाँ आते ही मैंने अपने पति से बात करके एक नौकर रखवा लिया, घर के सारे काम वही करता है। आंटी तो बड़ी झूठी निकली, अपनी बहू के लिए नौकर रखवा दिया। इसी तरह सेजल दोपहर में सभी के लिए खाना बनाती है, शाम को चाय नाश्ता और रात को खाना बनाती है। रात में सभी खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। बहू, तू कहाँ जा रही है? माँ जी, रात हो गई है, कमरे में सोने जा रही हूँ। बहू, घर में रात में झूठे बर्तन नहीं छोड़े जाते, पहले उन्हें धो दे, फिर जाकर सो जाना। सेजल नींद की झपकियां खाते हुए बर्तन धोती है और कमरे में आकर बिस्तर पर लेटते ही सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दोपहर राघव अपने बॉस और कुछ क्लाइंट्स के साथ घर आता है। भैया, ये लोग कौन है? ये मेरे बॉस हैं और ये हमारे कुछ खास क्लाइंट हैं। आइए बैठिए। बहू, जरा मेहमानों के लिए पानी लेकर आओ। सेजल किचन में जाती है और सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लेकर आती है और सभी को परोसती है। राघव, तुम्हारी वाइफ के हाथों में तो काफी स्वाद है। हाँ, ये पकौड़े वाकई में बहुत स्वादिष्ट हैं। जब आपको मेरी बीवी के हाथों का खाना पसंद आया तो खाना खाकर ही जाइएगा। मिस्टर राघव, चाय पीकर तो अब हम खाना खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आप लोग बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं सबके लिए गरम गरम खाना बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर सेजल किचन में आती है और तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ बनाने लगती है। थोड़ी देर में सेजल के कपड़े पसीने से भीग जाते हैं। बाप रे, आज तो हालत खराब हो गई खाना बनाने में, पर चलो, समय पर खाना तो बन गया। सेजल सभी को एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। वाह मिसेस राघव, बहुत टेस्टी खाना बनाया आपने। यस मिसेस राघव, वेल गुड कुकिंग स्किल है आपकी। ऐसे ही सभी खाना खाते हैं और फिर बॉस और क्लाइंट वापस चले जाते हैं और राघव भी उन्हें छोड़ने। फिर रात का सारा काम निपटाकर सेजल अपने कमरे में आईने के सामने आती है। हे भगवान, मेरे तो पूरे कपड़े चिपचिप करने लगे हैं और क्या हालत हो गई है मेरी। ये अपने बॉस और क्लाइंट को छोड़कर वापस आए, इससे पहले नहाकर कपड़े बदल लेती हूँ, वरना इस तरह कौन पति अपनी पत्नी को देखना पसंद करेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन राघव ऑफिस से घर आता है और कमरे में आकर सेजल के हाथों में पैसे रखता है। सेजल, ये लो, मेरी इस महीने की सैलरी है ये। राघव, पर तुम ये सैलरी मुझे क्यों दे रहे हो? पहले मैं ये पैसे माह को दिया करता था, पर अब तो घर चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए इन पैसों से घर का राशन, बिजली का बिल और जो भी खर्चा हो तुम करना। इतना कहकर राघव बाथरूम में चला जाता है। रात बीतती है। अगले दिन सुबह सेजल हमेशा की तरह सारा काम करके सोफे पर बैठकर राशन की लिस्ट बना रही होती है। बहू, ये क्या लिख रही हो तुम? कुछ नहीं पापा जी, राशन का सामान लिख रही हूँ। राहुल, जरा बाजार जाकर ये सामान ले आओ। भाभी, आपका इतना हैंडसम देवर राशन लेते हुए अच्छा लगेगा? अरे मैं नहीं जाऊंगा। राहुल का जवाब सुनकर सेजल प्रीति के कमरे में आती है, जहाँ प्रीति हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है। ननन जी, जरा मेरे साथ बाजार चलिए, हम घर का सामान लेकर आते हैं। भाभी, ये राशन का सामान लेने मैं नहीं जाती। गृह प्रवेश वाले दिन तो कह रही थी कि शॉपिंग में मदद करेंगी। हाँ भाभी, कहा था, पर इतनी तेज धूप में नहीं, अभी मुझे पढ़ना है। आप बाहर जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। प्रीति का जवाब सुनकर सेजल चुपचाप थैला लेकर घर से निकलती है और राशन की दुकान पहुंचकर दुकानदार को पर्ची देते हुए, भैया, इसमें लिखा हुआ सारा सामान दे दीजिए और जल्दी कीजिएगा। बस लोगों को बड़े बड़े ढींगे हाँकने होते हैं, मदद नहीं करना होता है। मैं अकेले इतनी तेज धूप में इतना सारा सामान कैसे लेकर जाऊंगी? थोड़ी देर में दुकानदार सारा सामान दे देता है। सेजल दोनों हाथों में थैले लेकर चिलचिलाती धूप में घर की तरफ बढ़ती है और घर पहुंचकर किचन में सामान रखती है और अपने कमरे में आकर थक कर बैठ जाती है।
हे भगवान, मेरे हाथों का खून रुक गया है और मेरे चेहरे की क्या हालत हो गई है। घर का काम मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अब मैं भी घर में नौकर रखूंगी, पर किससे पूछूं? कहाँ मिलेगा नौकर? हाँ, माँ को फोन करती हूँ। सेजल अपनी माँ मीनाक्षी को फोन करती है। अरे वाह बेटी, इतने दिनों बाद अपनी माँ की याद आई। अरे माँ, ऐसी बात नहीं है। तुमने इतनी अच्छी जगह शादी करवाई है कि शादी के पहले दिन से ही तुम्हें याद करती हूँ। वैसे कोई नौकर है क्या तुम्हारी नजर में? अरे बेटी, हम 3 लोगों का परिवार है, मुझे कहाँ नौकर के बारे में पता होगा। फिर भी अगर कोई मिला तो बताऊंगी। मीनाक्षी फोन रख देती है। सेजल अपनी सहेली शनाया को फोन करती है। हाय सेजल, कैसे याद किया? अरे यार, तेरे ससुराल में तो काफी नौकर चाकर काम करते हैं। कोई नौकर है क्या तेरी नजरों में? कुछ दिन पहले मेरी सास ने एक नौकर को निकाला है। थोड़ा उम्र दराज है पर बहुत अच्छा है। मैं उसे तेरे ससुराल भेज देती हूँ। हाँ हाँ यार, जरूर, मुझे नौकर की बहुत जरूरत है। इतना कहकर सेजल फोन रख देती है। थोड़ी देर के बाद कृष्णलाल सेजल के ससुराल पहुंचता है। तो आप ही हैं कृष्णलाल जी? हाँ बिटिया, मैं ही हूँ। यहाँ नौकर के काम के लिए आया हूँ। आपको खाना बनाना तो आता है ना? हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। आपको रोज 3 टाइम का खाना बनाना है, साथ ही सुबह पूरे हॉल और किचन की साफ सफाई, और साथ में बाजार जाकर सब्जियां भी लानी है। कर लेंगे ना? हाँ हाँ बेटी, कर लूँगा। तो ठीक है, आप रात का खाना बनाइए। कृष्णलाल रसोई में आता है और खाना बनाने लगता है। रात होती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। भाभी, ये आपके हाथों का स्वाद तो नहीं है? खाना किसी और ने बनाया है क्या? वैसे जिसने भी बनाया है, अच्छा बनाया है। मुझे 2 रोटी दे देना। कृष्णलाल जी, जरा रोटियां लेकर आइए। कृष्णलाल जैसे ही रसोई से रोटियां लेकर आते हैं, शारदा और कृष्णलाल एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। ये मुझे मेरी पुरानी प्रेमिका जैसी क्यों लग रही है? ये तो कृष्णलाल है, मेरा पुराना प्रेमी। ये यहाँ क्यों आया है? ये क्या, माँ जी और ये नौकर एक दूसरे को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं? बहू, तू इसे यहाँ क्यों लेकर आई है? माँ जी, आप इन्हें जानती हैं? नहीं, मैं नहीं जानती इस आदमी को। माँ जी, ये हमारे घर के नौकर हैं। आज से घर का सारा काम यही संभालेंगे। बहू, किसी को भी घर में लाने से पहले तू हमसे पूछना जरूरी नहीं समझती है? शारदा, इतना क्यों नाराज हो रही हो भाई? वैसे भी बहू को घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। अब घर का नौकर आ गया तो बहू की मदद हो जाएगी। हाँ माँ, रहने दो ना, एक गरीब का पेट भी पल जाएगा। ठीक है, तुम लोगों को जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। शारदा खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। मेरी सास तो इन्हें देखकर ऐसे गुस्सा हो गई जैसे ही उनका पुराना प्रेमी हो और इसने उन्हें धोखा दिया हो। सभी खाना खाते हैं। कृष्णलाल अपने घर के लिए निकल जाता है। अगली सुबह कृष्णलाल घर आता है और ईमानदारी से काम करने लगता है। आप इस उम्र में भी कितनी फुर्ती से काम करते हैं। आपने हॉल भी साफ कर दिया, नाश्ता भी बना दिया और अभी घर की चीजें भी साफ कर रहे हैं। बेटी, मैं गरीब नौकर हूँ पर काम ईमानदारी से करता हूँ। हराम का पैसा नहीं चाहिए होता है मुझे। दोपहर होती है। कृष्णलाल नींबू पानी बनाकर शारदा के कमरे में लेकर जाता है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? निकलो मेरे कमरे से बाहर। शारदा, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? भूलो मत, तुम एक 2 कौड़ी के नौकर हो और मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। क्या हो गया है तुम्हें जो तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो? चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारा पुराना प्रेमी ही हूँ। मेरी बात तो सुनो। तुम मेरे कमरे से बाहर निकलते हो कि नहीं? शारदा की आवाज सुनकर सेजल कमरे में आती है। क्या हुआ माँ जी, आप कुछ कह रही हैं क्या? देखना बहू, मुझे नींबू पानी नहीं चाहिए, फिर भी ये नौकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बेटी, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने सोचा कि नींबू पानी बना कर दे दूं। और किसी को नहीं, मेरी सास को ही इसे नींबू पानी पिलाना है। अगर इन्हें नींबू पानी पीना होगा तो ये खुद मंगवा लेंगी। आप इनके कमरे से बाहर जाइए। कृष्णलाल शारदा के कमरे से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन कृष्णलाल बाथरूम में कपड़े धो रहा होता है। पुराना प्रेमी होने के बाद भी शारदा मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। पर शारदा ऐसा क्यों कर रही है? आज शाम नाश्ते में उसकी पसंद का कुछ बनाता हूँ, शायद खुश होकर मुझसे बात कर ले। इतना सोचकर कृष्णलाल अपना काम करने लग जाता है और फिर शाम होती है। कृष्णलाल किचन में आता है और बैगन के पकौड़े छानते हुए चाय चढ़ाता है। भाभी, आप जो नौकर लेकर आए उनसे कहिए चाय नाश्ता लेकर आने के लिए। नौकर मत कहो उन्हें, हमसे उम्र में बड़े हैं। काका, जल्दी चाय नाश्ता लेकर आइए।
हाँ लाया। कृष्णलाल चाय और बैगन के पकौड़े लेकर हॉल में आता है। बैगन के पकौड़े देखते ही सभी का मुंह बन जाता है। ये क्या, बैगन के पकौड़े? भला बैगन के पकौड़े भी कोई खाने की चीज है? हमारे घर में माँ के अलावा बैगन के पकौड़े कोई नहीं खाता। माँ जी, आपने बनवाए हैं बैंगन के पकौड़े? मैंने तो नहीं कहा इस नौकर से बैंगन के पकौड़े बनाने के लिए। पता नहीं इसने क्यों बनाए हैं। जब आपको किसी ने बैंगन का पकौड़े बनाने के लिए नहीं कहा तो क्यों बनाया आपने बैंगन के पकौड़े? मैंने किचन में देखा बैगन पड़े हुए हैं तो सोचा नाश्ते में बैगन के पकौड़े बना दूं। मुझे लगा सभी को पसंद आएंगे। मेरी सास और हमारे घर के नौकर के बीच में कोई तो कड़ी है जो इन्हें जोड़ती है। कुछ भी बनाना हो तो पहले पूछ लिया करिए। मैं देख रही हूँ जब से ये नौकर आया है कहीं ना कहीं बार बार मेरी सास से जुड़ रहा है। आखिर बात क्या है? कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। कृष्णलाल किचन में काम कर रहा होता है। आखिर शारदा को हो क्या गया है? जब देखो मुझे डांटती रहती है। आखिरकार मैं शारदा का पुराना प्रेमी हूँ, फिर भी वो मुझे घूर कर भी नहीं देखती। अंकल, कौन आपको घूर कर देखता है? क्या हुआ? नहीं नहीं बेटी, कुछ नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने मेरी सास का नाम लिया? हो ना हो इनके और मेरी सास के बीच कोई तो संबंध है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन कृष्णलाल छत पर कपड़े फैला रहा होता है कि तभी शारदा आती है। शारदा, आखिरकार तुम मुझसे बात करने आ ही गई। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सच सच बताओ, तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? शारदा, लगता है तुम हमारा पुराना प्यार भूल गई हो। मैं तुम्हारा पुराना प्रेमी हूँ। तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हो? चुप हो जाओ। तुम मेरे पुराने प्रेमी नहीं हो, तुम बस एक धोखेबाज आदमी हो। इस घर में वही काम करना जो मेरी बहू कहेगी। मुझे खुश करने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे ना? कृष्णलाल और शारदा बातें कर रहे होते हैं कि तभी सेजल छत पर आ जाती है और कृष्णलाल और शारदा अचानक चुप हो जाते हैं। मेरे आते ही ये लोग ऐसे क्या बात कर रहे थे कि चुप हो गए? क्या हुआ मम्मी जी, आप दोनों अचानक चुप क्यों हो गए? बहू, घर के नौकर को समझा दे कि घर के काम सही से करे। मोटर का पानी खुला हुआ है, उसे बंद कर दे। इतना कहकर शारदा चली जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन शारदा घर पर अकेली होती है। पूरा परिवार बाहर गया होता है। तभी कृष्णलाल शारदा के कमरे में आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मुझे घर में अकेला समझकर मेरा फायदा उठाने आए हो, है ना? शारदा, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे तुम जैसे धोखेबाज से कोई बात नहीं करनी है। तुम निकल जाओ यहाँ से। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे बार बार धोखेबाज धोखेबाज क्यों कहती हो? मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया है? क्या धोखा दिया है? याद करो वो दिन। जवान कृष्णलाल और शारदा एक पार्क में एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे होते हैं। कृष्ण, सच में तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ शारदा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत जल्द तुमसे शादी भी करूँगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, वरना घर में माँ परेशान हो जाएंगी। इतना कहकर शारदा अपने घर के लिए निकल जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन शारदा अपनी सहेली कनिका के साथ बाजार में कुछ सामान खरीदने आई होती है। तभी उसकी नजर पानी पूरी के ठेले पर कृष्णलाल पर पड़ती है, जो एक लड़की के साथ पानी पूरी खा रहा होता है। धोखेबाज, मुझे मेले में पानी पूरी खिलाने में इसे डर लगता है और यहाँ देखो लड़की के साथ पानी पूरी खा रहा है। अरे तू क्यों रो रही है? आजकल के सभी लड़के धोखेबाजी होते हैं। शारदा रोते हुए अपने घर की तरफ भाग जाती है। क्या हुआ बेटी, तो रो क्यों रही है? शारदा रोते रोते सारी सच्चाई कमलावती को बता देती है। शारदा के प्रेमी के बारे में जानकर कमलावती कुछ ही दिनों में शारदा की शादी रामलाल से करवा देती है। अरे शारदा, एक बार मुझसे मिली तो होती। वो लड़की कौन थी पूछा तो होता। वो मेरी प्रेमिका नहीं, मेरी बुआ की बेटी थी। तुम झूठ कहते हो। मैंने देखा था तुम उसे बाइक पर बैठा के ले जा रहे थे। तो क्या मैं अपनी बहन को बाइक पर नहीं बैठा सकता? वो दूर गांव से आई थी, इसलिए मैं उसे अपनी बाइक पर बिठाकर पानी पूरी खिलाने लाया था। मेरा यकीन करो शारदा, मैं अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खाकर कहता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? तुमने मुझे धोखा नहीं दिया था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा और क्या कुछ नहीं कहा। पर तुम नौकर कैसे बन गए? तुम तो पढ़ाई में अच्छे थे। छोड़ो ना शारदा, पुरानी बात है। बस तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही शारदा के मन से अपने पुराने प्रेमी के लिए जो भी गलतफहमी थी वो दूर हो जाती है। और कुछ दिनों के बाद एक दिन, काका, घर में सब्जियां नहीं है, बाजार से सब्जियां लेते आइए। ये लीजिए पैसे। ठीक है, मैं सब्जियां लेकर आता हूँ।
रुको, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मम्मी, तुम्हें घर के नौकर के साथ बाजार जाने की क्या जरूरत है? मुझे घर के नौकर पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। मैं खुद जाऊंगी, सब्जियां खरीदूंगी। इसे सब्जियां लेनी नहीं आती होंगी। इतने दिनों में कभी मेरे साथ तो सब्जियां लेने नहीं गई हैं, और आज इनके साथ सब्जी लेने जाना है। शारदा कृष्णलाल के साथ सब्जियां लेने सब्जी मंडी पहुंचती है और दोनों सब्जियां लेकर पानी पूरी वाले ठेले के पास जाते हैं। तुम कहती थी ना कि मैं तुम्हें पानी पूरी खिलाने में डरता हूँ। आज नहीं डरूंगा किसी से। मैं खड़ा हूँ, तुम पानी पूरी खाओ। अरे वो देखो, शारदा अपने घर के नौकर के साथ ऐसा पानी पूरी खा रही है जैसे पुराना प्रेमी हो। पड़ोस ने कृष्णलाल और शारदा को एक साथ पानी पूरी खाते हुए देखती हैं और घर की तरफ लौट जाती हैं। और अगले दिन जब सेजल अपने घर के बाहर आती है, तभी पड़ोस ने सेजल के पास आती हैं। नमस्ते आंटी, बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं आप। बहू, घर में नौकर रखा है तो नौकर पर नजर भी रखा कर। क्या हुआ आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बहू, अब हम क्या बताएं, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो खुद ही समझदार है। कहीं इनका इशारा मेरी सास और घर के नौकर की तरफ तो नहीं है? कल वही दोनों साथ में सब्जियां लेने गए थे। अब जब भी ये दोनों साथ में निकलेंगे तो मुझे इनका पीछा करके देखना पड़ेगा। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। हमेशा की तरह सब्जियां लेने शारदा कृष्णलाल के साथ घर से निकलती है और सेजल उनका पीछा करने लगती है, जहां कृष्णलाल और शारदा जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये क्या, सब्जियों का मार्केट तो पीछे ही छूट गया और मैं देख भी नहीं पाई कि ये लोग किस तरफ चले गए। पर मेरा शक मजबूत होने लगा है। जरूर ये नौकर मेरी सास का पुराना प्रेमी है। शारदा और कृष्णलाल जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। यहीं रहता हूँ मैं। यहाँ तो बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। इतनी गर्मी में तुम कैसे रहते हो? देखो, तुमने मेरा घर देखने के लिए जिद किया तो मैंने तुम्हें अपना घर दिखा दिया। अब घर चलो, वरना बहुत देर हो जाएगी। शारदा कृष्णलाल के साथ सब्जियां लेकर घर वापस आ जाती है। अंकल, आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया था। अब आप आराम से घर जाइए और हो सके तो कल से आप थोड़ा जल्दी निकल जाया करिए। नहीं नहीं, आज से ये नौकर हमारे घर में ही रहेगा। क्यों मम्मी, नौकर को घर पर क्यों रखना है? बेटा रोज सुबह आने में ये देर कर देता है, जिसकी वजह से घर का काम देरी से शुरू होता है। यही रहेगा तो सुबह से ही घर के कामों में लग जाएगा। हम फालतू पैसे थोड़ी दे रहे हैं। हाँ, शारदा ठीक ही कह रही है। मेरी सास भी बड़ी चालाक है, जितने अच्छे बहाने से अपने पुराने प्रेमी को घर में रख रही है। सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। ऐसे ही रात के 2 बजते हैं। शारदा और कृष्णलाल छत पर खड़े होकर धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं। शारदा, जब हम दोनों प्रेमी थे तब भी इस तरह छिप छिप कर मिलते थे, और आज मैं तुम्हारे घर का नौकर हूँ, फिर भी हमें छिप कर ही मिलना पड़ रहा है। कुछ नहीं बदला। तुम भी बिल्कुल नहीं बदले। पहले भी मजाक किया थे, अभी भी मजाक किया हो। वहीं दूसरी तरफ सेजल हॉल में आई होती है। अच्छा हुआ मैं पानी पीने उठ गई। ये क्या, घर का नौकर कहाँ गया? सेजल कृष्णलाल को पूरे घर में ढूंढने लगती है। फिर सेजल शारदा के कमरे के बाहर आती है और देखती है शारदा कमरे में नहीं है। हमारा घर का नौकर भी नहीं है, मेरी सास भी कमरे में नहीं है। जरूर ये दोनों छत पर होंगे। इतना कहकर सेजल छत की तरफ बढ़ने लगती है। तभी सेजल की पायल की आवाज कृष्णलाल शारदा सुन लेते हैं। लगता है तुम्हारी बहू छत पर आ रही है। अगर तुम्हारी बहू ने हमें ऐसे देख लिया तो गलत समझेगी। मुझे छिपना होगा। कृष्णलाल छत से नीचे जा रही पाइप पर लटक जाता है। मेरी सास तो यही है, पर वो नौकर कहाँ है? बहू, इतनी रात में तू छत पर क्यों आई है? इतनी रात में बहुओं का छत पर आना सही नहीं है। मेरी सास बार बार छत से नीचे क्यों देख रही है? माँ जी, आप लगातार नीचे क्यों देखे जा रही है? कौन है वहाँ? अरे बहू, कोई नहीं है। तू पहले घर में चल, तेरे बाल भी खुले हुए हैं। शारदा सेजल को पकड़कर घर में लेकर चली आती है। फिर थोड़ी देर के बाद कृष्णलाल हॉल में सोफे पर आकर सो जाता है। अगले दिन पड़ोसन सेजल के घर आई होती है। आंटी, आप यहाँ? बहू, तेरे ये छत की पाइप फट गई है। पास से पानी के छींटे मेरे कपड़ों पर पड़ रहे हैं। जल्दी उसे ठीक करा। अच्छा ठीक है, मैं उसे ठीक कराती हूँ। कल रात मेरी सास लगातार पाइप की तरफ ही देख रही थी। आज रात तो इन्हें रंगे हाथ पकड़ूंगी। ऐसी ही रात होती है। कृष्णलाल शारदा के कमरे के बाहर आता है और दोनों छत पर बातें करने चले जाते हैं। पीछे पीछे सेजल भी छत पर आकर छिपकर दोनों की बातें सुनने लगती है। भले ही तुम मेरे पुराने प्रेमी हो, पर तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी तुम्हारे साथ छत की खुली हवा में खड़ा होना बहुत अच्छा लगता है शारदा। दोनों छत पर खड़े होकर अपनी पुरानी यादें ताजा करने लगते हैं। तभी सेजल अचानक दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सेजल बहू, तू यहाँ क्या कर रही है?
माँ जी, यही सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, आप इतने रात गए घर के नौकर के साथ यहाँ क्या कर रही हैं? गर्मी लग रही थी इसीलिए छत पर आई थी। माँ जी, आपके कमरे में एसी लगी हुई है और आपको गर्मी लग रही थी। साफ क्यों नहीं कहती कि हमारे घर का नौकर आपका पुराना प्रेमी है जिससे मिलने आप छत पर आई हैं? नहीं नहीं, बहू तुम गलत समझ रही हो। आप तो चुप ही रहिए। इस घर में आने की प्लानिंग आपकी ही है, पर अब मैं आप दोनों की सच्चाई सबको बता दूंगी। कौन यकीन करेगा तेरी बात का? मुझसे पूछेंगे तो मैं तो सीधा कह दूंगी कि मैं तो बस हवा खाने छत पर आई थी और ये हमारे घर का नौकर भी ठंडी हवा में सोने छत पर आ गया था। मुझे पहले कुछ सबूत इकट्ठे करने होंगे, उसके बाद ही इनके पुराने प्रेमी की सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। बहू, हम लोग सिर्फ पुराने प्रेमी हैं, तुम गलत मत समझना कुछ भी। ठीक है, आप लोगों को जो करना है कीजिए, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। इतना कहकर सेजल अपने कमरे में चली जाती है। शारदा, अब तुम क्या करोगी? तुम चिंता मत करो, बहू किसी को कुछ नहीं बताएगी। वैसे भी हम गलत नहीं हैं। फिर शारदा अपने कमरे में आकर सो जाती है और कृष्णलाल सोफे पर आकर सो जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सेजल अपने कमरे में खड़ी होती है। इतने दिनों से देख रही हूँ मेरी सास और उनके पुराने प्रेमी के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। उनके पुराने प्रेमी के बारे में मुझे उनके पुराने जगह से ही पता चलेगा। मुझे उनके कॉलेज जाना पड़ेगा। सेजल घर से निकलकर शारदा और कृष्णलाल के कॉलेज पहुंचती है। मैम, मुझे 30 साल पहले आपके कॉलेज के शारदा और कृष्णलाल नाम के स्टूडेंट पढ़ते थे। मुझे उनके दोस्तों के रिकॉर्ड्स चाहिए। उस समय तो मैं प्रिंसिपल भी नहीं थी। वैसे उनके रिकॉर्ड्स है, पर तुम्हें क्यों चाहिए? वो मैं अपनी सास को सरप्राइज देना चाहती हूँ। ओह अच्छा, एक मिनट रुकिए। प्रिंसिपल पुराने रिकॉर्ड्स चेक करती हैं। शारदा के नाम के ऊपर कनिका का नाम होता है। प्रिंसिपल से कनिका का फोन नंबर और घर का एड्रेस लेकर सेजल कनिका को बाजार में मिलने के लिए बुलाती है। कौन हो तुम जिसने मेरे पुराने फोन नंबर से मिलने बुलाया है? जी, मैं आपकी सहेली शारदा की बहू हूँ। मुझे उनके पुराने प्रेमी कृष्णलाल के बारे में जानना है। वो कृष्णलाल? बेटी, उस आदमी से ज्यादा तुम्हारी सास को किसी ने प्यार नहीं किया होगा। शारदा की शादी के बाद कृष्णलाल ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया होता है। हे भगवान, एक हफ्ते से मेरे बच्चे ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। उसकी तबीयत भी खराब रहती है, न जाने क्या होगा। कृष्णलाल शारदा की शादी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ कृष्णलाल की हालत उसके माता पिता से बर्दाश्त नहीं होती और उनका निधन हो जाता है। ऐसे ही कृष्णलाल की जिंदगी बदल जाती है। मेरे मन में बस एक ही मलाल रह गया कि मैं भी उनकी गलतफहमी दूर नहीं कर पाई और शारदा की शादी के बाद उसने कॉलेज अधूरा छोड़ दिया। माता पिता के देहांत के बाद उसका घर भी बिक गया और फिर न जाने वो कहाँ गायब हो गया। अच्छा हुआ मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। घर जाकर सबसे पहले माँ जी से अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांग लूंगी। इतना कहकर सेजल घर की तरफ निकलती है तो वहीं दूसरी तरफ कृष्णलाल शारदा के कमरे में शारदा के साथ बैठा होता है, जहां रामलाल कमरे में आ ही रहा होता है। तुम घबराओ मत, तुम मेरे पुराने प्रेमी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। क्या कहा? ये तुम्हारा पुराना प्रेमी है? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अचानक हमारे घर में ये नौकर कैसे आ गया। बहू को सामने रखकर अपने पुराने प्रेमी को मेरे घर में बुलाया गया है। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। रामलाल तुरंत कृष्णलाल को थप्पड़ मार देता है। छोड़ दीजिए उसे, उसकी कोई गलती नहीं है। रामलाल कृष्णलाल को थप्पड़ मारते हुए कमरे से बाहर निकाल देता है और एक जोरदार लात मारता है। कृष्णलाल सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिरकर सेजल के पांव से टकराता है। तभी राघव, प्रीति और राहुल भी आ जाते हैं। अरे पापा, आप इन्हें इतने बुरी तरीके से क्यों मार रहे हैं? बेटा, ये तुम्हारी माँ का पुराना प्रेमी है। इतना कहकर रामलाल फिर से कृष्णलाल पर थप्पड़ बरसाने लगता है। रुक जाइए, मत मारिए उन्हें। रुक जाऊंगा, पहले तुम्हारे पुराने प्रेमी का मुंह तो तोड़ दूं। प्लीज रुक जाइए, उन्हें कुछ मत कीजिए। बहू, मैंने सब सुन लिया, सब देख लिया है। तुम अपनी सास को बचाने की कोशिश मत करो। पिताजी, आपको गलतफहमी हुई है। ये सच है कि कृष्णलाल जी माँ जी के पुराने प्रेमी हैं, पर अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। आपको पता नहीं है कि उन्होंने माँ जी के प्यार में अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर ली है। सेजल, तुम्हें क्या कहना है? साफ साफ कहो ना। सेजल कृष्णलाल पर बीते पुराने दिन की कहानी सुना देती है। माना कृष्णलाल मेरा पुराना प्रेमी है, पर पति मैंने सिर्फ आपको माना है और आप ही मेरे पति रहेंगे। ठीक है, तो फिर कृष्णलाल हमारे घर में नौकरी नहीं करेगा। मैं उसे अपनी कंपनी में छोटी सी नौकरी दे देता हूँ। इससे उसे आराम भी मिलेगा और उसकी स्थिति भी सुधर जाएगी। सास के पुराने प्रेमी को घर का नौकर ना रखकर ऑफिस के रिसेप्शन पर बैठा दिया जाता है। ऐसे ही फिर धीरे धीरे कृष्णलाल की हालत सुधरने लगती है।
वहीं शारदा अपनी बहू और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।